Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management and that is part number 12. ओके सो इससे प्रीवियसली आपको 11 पार्ट्स मिल चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और हर एक पार्ट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स अराउंड कवर कर लिए हैं, तो जैसे कि सक्सेशन प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये मेजर टॉपिक्स हैं जो कि सुनने में एक एक वर्ड के हैं लेकिन ये अपने आप एक चैप्टर कंटेन करते हैं। ओके सो अब आगे डिस्कस करते हैं और इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक इमोशंस। इमोशंस का मतलब क्या होता है? जो फीलिंग जो एक इनर पर्सन के अंदर होती है, कभी कभी वो एक्सप्रेस होती है एक्सटर्नल वे में भी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जैसे कि आप खुश हो, जॉयनेस है, चाहे आप सैड हो, तो इस टाइप की जो फीलिंग्स होती है वो इमोशन के अंदर कंसिस्ट होती है। ओके सो इमोशंस क्या है? एक पावरफुल फोर्सेस है जो रिफ्लेक्ट बैक होती है, ओके, रिफ्लेक्ट अवर रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होती है अराउंड अस। दे आर फीलिंग एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते, जो रिएक्शंस आते हैं वो आप समझ नहीं पाते। आवर माइंड्स, बॉडीज एंड स्पिरिट। इमोशंस आरंट जस्ट हैपनिंग इन योर हेड। इमोशंस केवल वो नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो इवन आप रिएक्ट भी कर रहे हो तो वो इमोशन के पार्ट में कंसिस्ट होगा। ये फिजिकली सेंसेशन होती है, यू कैन फील थ्रू आउट योर बॉडी। कभी कभी विद द बिहेवियर हम एक पर्सन के इमोशंस एस्पेक्ट्स को भी समझ पाते हैं। ओके कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं भी हो, स्टिल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस इमोशन के थ्रू अपना टाइम अराउंड कर रहा है। नाउ फॉर इंस्टेंस व्हेन वी फील जॉय, जब हम खुश होते हैं, चीयरफुल होते हैं, आवर हार्ट में फील लाइट, तो दिल हल्का महसूस करता है। वी माइट फाइंड आवर सेल्फ स्माइलिंग और लाफिंग, मतलब बिना कुछ कहे ही हम लोग अपने आप को फील कर रहे होते हैं जॉयफुल। ओके तो स्माइल होती है, एक लाफनेस होती है, एक टाइप का आपका पॉजिटिव ऑरा होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है। ठीक है, जब इमोशन जॉयनेस वाला होता है। ऑन द अदर हैंड सैडनेस, और अगर आप दुखी हो तो इसकी वजह से आपको बहुत भारीपन महसूस होता है और आप स्लो हो जाते हो, क्वाइट होते हो, ज्यादा बात नहीं करते, चीजों को हाइड करने की कोशिश करते हो, चीजों से रन अवे करने की कोशिश करते हो, भागते हो, स्केयर, डरे हुए होते हो। अवर हार्ट कैन रेस लाइक अ ड्रम, और ऐसा जो आपकी हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। एंड इफ वी माइट वांट टू हाइड और रन अवे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एंगर में फील लाइक अ हॉट। एंगर किस तरीके का होता है? हॉट। और अगर मैं सैडनेस की बात करूं तो हमें शांत बना देती है। बबलिंग पॉट इनसाइड ऑफ अस मेकिंग अस वांट टू शाउट। कभी कभी हम इतने गुस्से में होते हैं तो हम शाउट करते हैं, स्टैम्प आवर फीट। ठीक है, नाउ इमोशंस कितने टाइप का होता है तो अराउंड आपको कुछ कुछ आइडिया मिल गया होगा, जैसे जॉयनेस हो गया, हेटरनेस हो गया, ठीक है, हर्टलेस हो गया एक पर्सन। नाउ जॉय क्या होता है? एक पॉजिटिव इमोशन होता है फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब हम सक्सेसफुल फील करते हैं, अचीवमेंट होती है, जनरल हैप्पीनेस होती है, तो ये एक पॉजिटिव इमोशन के रिस्पेक्ट में शो होती है। चाहे वो हम कहीं पे काम कर रहे हो, वर्क प्लेस, जॉय कैन अराइज फ्रॉम कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट। अब आपको खुशी मिलेगी, आपने एक प्रोजेक्ट दिया था, आपके पास एक असाइनमेंट था, उसको आपने कंप्लीट किया तो आप खुश हो रहे हो, तो इट्स अ
साइन ऑफ जॉयनेस। नाउ रिसीविंग प्रेज, आपका सुपीरियर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेज कर रहा है। और हैविंग अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, जब आपकी बातचीत हो रही है आपकी कलीग्स के साथ। जॉयफुल एम्प्लॉयज आर ऑफन मोर मोटिवेटेड, जो खुश होते हैं एम्प्लॉय, जो जॉयफुल होते हैं, जिनका और आप पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, वो क्या करते हैं, काम को और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और उनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो और भी ज्यादा प्रोडक्टिव, एप्रिशिएटेड प्रोडक्ट निकल के आता है। ना एंगर, एंगर क्या होता है, गुस्सा, जब हम इरिटेटेड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ मैनी थिंग, बहुत सारे रीजंस की वजह से जो आपका एंगरनेस हो जाती है, या तो फैमिली की वजह से, या इनर या एक्सटर्नल, या जॉब डिससेटिस्फेक्शन की वजह से। तो आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जो कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा या लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंगर कैन बी ट्रिगर्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां पे आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हो, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हो, ठीक है। उसकी वजह से भी आपको कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स या अनफेयर टाइप का महसूस होता है विद कलीग्स, और अनमेट एक्सपेक्टेशन, जो आपने एक्सपेक्टेशन अपने आप से की है वो एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं हो रही। हाउएवर इफ मैनेज करेक्टली, लेकिन अगर इन सब चीजों के ऊपर ठीक से काम किया जाता है तो ये एनी हाउ मैनेज भी हो जाती है, ठीक है। इट कैन लीड टू कंस्ट्रक्टिव, आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। फियर क्या होता है, डर, जब आप चीजों को हाइड करने की कोशिश करते हो, जब आप सामने नहीं, आप एक्सप्रेसिव नहीं बनते कोई चीज को लेकर के, कोई टॉपिक को लेकर के, किसी मैटर को लेकर के, ठीक है। नाउ दिस इमोशन ऑफन स्टेम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी और परसीव्ड डेंजर। इन अ वर्क प्लेस फियर कैन कम फ्रॉम वरिंग अबाउट जॉब सिक्योरिटी। जो डर है वो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कि मेरी जॉब ना लीव हो जाए, जॉब से डिससेटिस्फेक्शन है, बहुत सारी चीजों का, फैमिली प्रेशर के होने की वजह से भी जॉब के लॉस होने का आपको कहीं ना कहीं डर रहता है। द थ्रेट ऑफ ले ऑफ, आपको जॉब से ना निकाल दे। मेकिंग मिस्टेक ऑन अ मेजर प्रोजेक्ट, कभी कभी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पे थोड़ी सी भी गलती आपकी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को खराब कर सकती है, वहां पे भी आप डर डर के काम करते हो। तो ये फियर के क्या क्या हो सकते हैं रीजंस। नाउ ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है टू एड्रेस these fears to maintain a supportive environment, जहां पे एक ऐसा environment हो जहां पे गलतियों को सुधारने का भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाता हो। नाउ सैडनेस क्या होता है, दुखी, जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्वाइट हो, आप अनसेटिस्फाइड हो, ठीक है, और हाइड कर रहे हो, इसमें भी चीजों को हाइड करने की कोशिश की जाती है। दिस इमोशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ये जो इमोशन है ये इस वजह से आ सकता है कि आप निराश हो, आपको नुकसान हो रहा है, आपको जनरल डिससेटिस्फेक्शन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सैडनेस क्यों हो सकती है, वो नेगेटिव परफॉर्मेंस के फीडबैक की वही वजह से हो सकती है। अब हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने क्या सीखा था कि एनी हाउ आप लोगों को क्या मेंटेन करके रखना है, अपने फीडबैक का पैरामीटर, फीडबैक की मेजरमेंट बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, आपको सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही, और द डिपार्चर ऑफ अ फेवरेट कलीग, आपका फेवरेट कलीग का डिपार्चर हो गया। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि आप सैड हो, आपका कहीं ना कहीं सैडनेस से पैरामीटर कंपैरिजन होता है। नाउ सरप्राइज क्या हो सकता है, सरप्राइज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड थिंग,
अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब ये खुशी वाला भी हो सकता है या एक प्रॉब्लम वाला भी हो सकता है सरप्राइज, ठीक है। तो अगर ये खुशी वाला होता है तो आपको सडन रिएक्शन मिलेगा उसका, और दुखी वाला होता है तब भी। सडन चेंज होना प्रोजेक्ट की डेडलाइन में, मान लो सपोज 1 जैन को आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना था, ठीक है, और आपको मतलब पहले ही मिल गया 31 नवंबर, मान लो सपोज 31 नवंबर को 1 मंथ से पहले आपको प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिल गई, तो ये भी एक सरप्राइज है जो कि एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा। और एन एंटिसिपेटेड बोनस, आपको एक ऐसा बोनस मिल गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये भी एक टाइप का सरप्राइज है। तो आपने कितने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया? जॉय कर लिया, जॉय, फियर, एंगरनेस, सैडनेस, ओके। सरप्राइज को भी हमने देख लिया। नाउ डिसगस्ट का क्या मतलब होता है? ये एक नेगेटिव पैरामीटर की तरीके से देखा जाता है। एक जॉय पॉजिटिव है, एक सरप्राइज भी पॉजिटिव है, जबकि जो सरप्राइज है वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंपॉर्टेंट पहलू का पार्ट है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं आपका ये डिसगस्ट हो गया, एंगरनेस हो गया, सैडनेस हो गया, फियर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड को दिखाते हैं इमोशन के। तो डिसगस्ट का मतलब क्या होता है कि अनइथिकल प्रैक्टिस की जा रही है, आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस कंडीशन में काम कर रहे हो वो हाइजीनिक नहीं है, वो अनहाइजीनिक है, या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, आपका जो बिहेवियर है और कलीग्स का या सुपीरियर का वो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है ना। और डिसगस्ट नेगेटिव हो जाता है, कैन लीड टू नेसेसरी चेंजेस इफ एप्रोप्रिएटली एड्रेस। डिसगस्ट नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने सही तरीके के डिसीजंस नहीं लिए गए। और ये जो इमोशन होता है, दीज इमोशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर शो दैट द वर्क प्लेस इजंट जस्ट अ प्लेस ऑफ लॉजिक। ये दिखाता है, ये जो इमोशंस हैं ये दिखाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है, शो दैट द वर्क प्लेस, जिस जहां आप काम कर रहे हो वो एक जगह ही नहीं है जहां पे आप काम कर रहे हो, लेकिन काम करने का तरीका, वहां से एक फीलिंग अटैच होती है, ठीक है। और अगर आपको वो फीलिंग, वो इन्वायरमेंट एक अच्छा पैरामीटर का मिलेगा तो आप उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग दीज इमोशन, अगर आप इन इमोशंस को समझ पाते हो, देखो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पेशेंस लेवल अच्छा खासा होना चाहिए, प्लस हमारा इमोशनल कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। कभी कभी जब इंटरव्यूज वगैरह इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो वहां पे आपको इमोशनली भी चेक किया जाता है कि इस पर्सन के अंदर कितना इमोशनल कंट्रोल है। फिर इन्होंने बोल रखा है अंडरस्टैंडिंग दीज इमोशन कैन लीड टू बेटर कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ अच्छा हो, टीम वर्क एंड अ हेल्दियर वर्क इन्वायरमेंट आफ्टर ऑल एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्कूल हो, इज अ ब्लैंड ऑफ डिफरेंट पीपल, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, ईच कैरिंग, और हर एक के अंदर इमोशनल वर्ल्ड होता है, एंड इट्स This diversity of emotion adds depth to color of our life। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रंग जाते हैं इसकी वजह से ना। इमोशन का बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है? एक तो ये कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है या कम करता है। आपने देखा ना, कहीं कहीं पे आप इमोशन के बढ़ने और कम होने की वजह से रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं क्या आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि बिहेवियर को बढ़ाओ और कम करो। कम्युनिकेशन का बढ़ना और घटना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है। influencing communication in emotion can shape how people communicate। जो चीयरफुल पर्सन है वो कम्युनिकेट ज्यादा करेगा, टीम स्पिरिट की बात करेगा, गोल को अचीव करने की बात करेगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। इमोशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन सेट द टोन और इंटरैक्शंस मच
like how the mood of your friend can impact your day at school. ऐसा होता है ना कि कभी आप स्कूल में जा रहे हो, आपके बेस्ट फ्रेंड का मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, इमोशन बहुत ही ज्यादा वो सैड फील कर रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही फील करने लगते हो, ठीक है। तो ये ही कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन का पैरामीटर दिखाता है। नाउ गाइडिंग डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड, जैसे डिसीजन मेकिंग आपको कभी कभी बोलते हैं कि जब आप एंगर हो जब आपके सामने, जब आप एंगर में हो तो आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग को एनी हाउ इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। एवर नोटिस्ड हाउ योर कॉन्फिडेंस लेवल कैन स्वे योर डिसीजंस? You might try out for the school play if you are feeling brave. काम पे at work emotion can drive decisions too. इमोशन की वजह से आपके काम के डिसीजंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है। जो ऑप्टिमिस्टिक इमोशन होता है, जो आशावादी एक लीडर होता है, might encourage them to make blood innovative choices. मैंने बताया ना आपको, क्रिएटिव हो जाता है अपने आप पर्सन, क्या हो जाता है, न्यू क्रिएशन आ जाती है जब वो एक चीयरफुल पर्सन रहता है, एक जॉयफुल पर्सन रहता है, जब उसका इमोशन का लेवल खुशी में रहता है तब। नाउ क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे कहते हैं ना, अगर एक रोशनी नहीं, मैं एक एग्जांपल इसी में ले लेती हूँ कि अगर एक होनहार स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर, तो वो पूरी क्लासरूम को क्या कर देता है, लाइटन अप कर देता है। ऐसे ही इमोशन, अगर मान लो सब खुश है, लेकिन अगर एक भी इमोशन वाला पर्सन जो है, जो सैडनेस फील कर रहा है या फियर है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये टीम वर्क के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। Just as one cheerful student can lighten up the whole classroom, emotion can have a similar, इसी तरीके से इमोशन का इफेक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। जो पॉजिटिव इमोशन होता है वो मोरल को बढ़ाने की बात करता है कहीं ना कहीं, और आपकी जो बातचीत है वो बूस्टअप हो जाती है। लेकिन अगर एक नेगेटिव इमोशन है, कैन ब्रिंग डाउन द कलेक्टिव मूड। और जो रिपल इफेक्ट, इसी को कहते हैं कि एक खुश है और पूरी टीम का उसके ऊपर इम्पैक्ट खुशी वाला पड़ रहा है। देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हर एक पर्सन को मोटिवेट करते रहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, होगा, अच्छे से होगा और हम सक्सेसफुल होंगे। तो वो एक पर्सन क्या कर रहा है, पूरी टीम को या पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी टीम को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये बताया गया है कि इमोशन रिपल इफेक्ट क्या होता है इसके अंदर। नाउ प्रमोटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशन। इमोशन को समझना, ना केवल समझना, उसको एनी हाउ मैनेज करना भी जरूरी होता है। क्योंकि देखो, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन एवरीवन्स लाइफ। ये तो हमें क्लियर है कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर वो पर्सनल इम्पैक्ट, अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे तो एनी हाउ ऑर्गेनाइजेशन को आपको सफर करना पड़ जाएगा। आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है या जो पर्सनल गोल्स हैं उनकी वजह से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से ये बोल रखा है कि आपको ना केवल इमोशन को समझना है, आपको उनको मैनेज भी करना है। दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। दोज विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, जो ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के होते हैं वो ज्यादा अवेयर होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के दूसरों के ऊपर नहीं डालते। कुछ कुछ पर्सन्स के अंदर क्या चल रहा होता है, मीन्स जो उनकी इनर फीलिंग होती है उनका हम अंदाजा नहीं लगा पाते। कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, आपको एक क्विक अमाउंट में पता चल जाता है, एक क्विक डिसीजन में पता चल जाता है भाई ये इस पर्सन के साथ कुछ हुआ है या ये पर्सन का सैडनेस वाला बिहेवियर है, क्या हुआ है, हम पूछने भी लग जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ पर्सन का इमोशनल कंट्रोल इतना ज्यादा होता है
कि वो कहीं ना कहीं आपका उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। नाउ हेल्पिंग दैम नेविगेट सोशल सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशन इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लीडर जिनका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है कैन फोस्टर, वो जिनका अच्छा खासा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारे वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर। और ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन को बैलेंस नहीं कर पाते, जिनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा इम्पैक्ट डालो, ज्यादा इफेक्ट डालो अपने काम के ऊपर एज कंपेयर टू इमोशन थोड़े से आपको साइड रखने पड़ते हैं। ना प्रोवाइडिंग अ सेफ स्पेस फॉर एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग इज एसेंशियल। ये जरूरी है कि एम्प्लॉय भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए ताकि वो इमोशन को मैनेज भी कर पाएंगे। इट्स लाइक हैविंग अ गाइडेंस काउंसलर। आपको अगर स्ट्रेस फील हो रहा है, आप अपसेट हो, तो आपके लिए काउंसलर भी होते हैं और काउंसलर गाइड करते हैं आपको। उनकी प्रॉपर गाइडेंस से आप अपने बिहेवियर में क्या करते हो, इम्प्रूवमेंट लेके आते हो। और ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करते हैं इनटू रिसोर्सेज और इनिशिएटिव डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉय कोप विद इमोशनल चैलेंजेस को डील करने में। नाउ अब यहाँ पे है आपका ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस। तो ये तो आपकी किसका पार्ट है, ग्रुप कोहेसिवनेस का पार्ट है, ग्रुप डायनेमिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला तो हम टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था वो आपका इमोशन का था, जो कि आप लोगों के लिए पार्ट 12 के अंदर पूरा कंसिस्ट करा था। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ग्रुप डायनेमिक और न्यू एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या न्यू बैचेस जो चल रहे हैं उनको ज्वाइन भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर उसका लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर से ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रिपरेशन खूब अच्छे से बूस्ट अप हो सके। ओके, बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।